हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास झालानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम एफएम के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज एक एक करके। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको, तो एक एक करके हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग। मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस इज कॉल्ड। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट हम करते हैं क्या कहते हैं उसको, ये तो आप सब लोगों को पता है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट गोल, वैसे तो दो मेन गोल होते हैं, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है वो किस पे किया गया है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। टू अचीव wealth maximization, the finance manager is supposed to take careful decision in respect of। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अगर अचीव करना है तो एक फाइनेंस मैनेजर को क्या करना होता है? फाइनेंस मैनेजर को 3 मेन डिसीजंस लेने होते हैं, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजंस, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और एक डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन में मैनेजर डिसाइड करता है कि हमें पैसा किन किन सोर्सेज से मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उस पैसे को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई करेंगे, और डिविडेंड डिसीजन में जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे उसमें से कितना हमें शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिसाइड किया जाता है। तो तीनों डिसीजन इंपॉर्टेंट है, तीनों डिसीजंस लेने होते हैं फाइनेंस मैनेजर को। तो डी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are microeconomics variable that help define and explain the discipline of finance? Microeconomic variables में किस चीज पर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following are microeconomic variables that help define and explain the discipline of finance? मतलब कौन सा वेरिएबल है जो हमें हेल्प करेगा डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में डिसिप्लिन ऑफ द फाइनेंस? तो इसका आंसर होगा ए, रिस्क एंड रिटर्न। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क और रिटर्न एनालिसिस किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, और ये हमें हेल्प करता है टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस। इक्विटी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? क्या आज सबको पता है इक्विटी शेयर्स की जो इनडेफिनेट लाइफ होती है, क्योंकि रिडीमेबल नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर कभी भी रिडीमेबल नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट भी होता है और इक्विटी शेयर को डिविडेंड भी मिलता है। इन तीनों से रिलेटेड पॉइंट है। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है। इंडेफिनेट लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ, वोटिंग राइट भी होते हैं और डिविडेंड भी मिलता है इनको। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पूछा गया। प्रेफरेंस शेयर का क्या है कंसेप्ट? प्रेफरेंस शेयर को क्या डिविडेंड नहीं मिलता है? मिलता है बिल्कुल। आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल, बिल्कुल कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। हैव नो वोटिंग राइट्स, वैसे तो वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन इन सर्टेन सिचुएशन उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। रिसीव डिविडेंड, यस डिविडेंड रिसीव होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसमें है वो है डी। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये डिवेंचर के बारे में पूछा है। डिवेंचर क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिसीव डिविडेंड पेमेंट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो आंसर है लॉन्ग टर्म होते हैं। डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू किए जाते हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। सिक्योर डिवेंचर भी होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रिसीव्ड, इन पे डिविडेंड नहीं मिलता है, इन पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, डेब्ट कैपिटल रेफर्स टू। डेब्ट कैपिटल किसको रेफर करता है? मनी रेज थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स, फंड रेज बाय बोरोइंग दैट मस्ट बी रिपीट, फैक्टरिंग अमाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री लोन। तो कौन सा आंसर सही है? डेब्ट कैपिटल बोरोइंग फंड्स होते हैं जिनको हमें एक टाइम पीरियड बाद रिपे करना होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग इज। शॉर्ट टर्म सोर्स, फाइनेंस के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है दैट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो कि बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी में अराइज होते हैं, जिन्हें थोड़े समय बाद आपको पेमेंट करना होता है। तो इस 9th का जो आंसर होगा दैट इज बी। आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रेशियो ऑफ नेट सेल टू नेट वर्किंग कैपिटल इज। नेट सेल और नेट वर्किंग कैपिटल का रेशियो आपसे पूछा, ये क्या बताता है? नेट वर्किंग कैपिटल और नेट सेल का रिलेशन आपसे पूछा है। ये टर्नओवर रेशियो है और इसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये बताता है कि वर्किंग कैपिटल की तुलना में सेल्स कितनी हो रही है। तो 10th का जो आंसर है दैट इज डी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन हमने किए और इनका आपको आंसर भी दिए हुए हैं, आप उसे मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी किससे पता चलेगी? करंट रेशियो से, ऑपरेटिंग रेशियो से, डेब्ट इक्विटी रेशियो से या नेट प्रॉफिट रेशियो से? तो इसका आंसर है बी। ये तो कॉमन चीज है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें बताता है डेब्ट और इक्विटी का रिलेशन, सॉल्वेंसी की पोजीशन ये बताता है हमें। क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको क्या पूछ रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ईबीआईटी का सेल्स के साथ रिलेशन। ईबीआईटी का सेल्स के साथ रिलेशन, तो ये कौन सा रेशियो होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? नहीं, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। नेट प्रॉफिट भी नहीं होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को बताता है। तो बी इज द राइट आंसर। द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हेल्प्स मैनेजमेंट टू। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मैनेजमेंट को, वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर हम फॉर्मूला वाइज डिस्कस करें तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी से ऊपर जो करंट असेट होती है उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल। द अफोरसेड स्टेटमेंट इज करेक्ट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक ऐसा कैपिटल जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है। आपने इन्वेस्ट किया, वो वापस आपको रियलाइज हो जाएगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वापस आपको रियलाइज हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग होता है क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करोगे, परचेज सेल करोगे, चेंज होता रहता है।
रिवॉल्विंग बता दिया मैंने आपको। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है वर्किंग कैपिटल के लिए। नाउ अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल हमारी किस काम आती है? अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल हमारे रूटीन बिजनेस की काम आती है। हम हमारे रूटीन बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो लाइबिलिटीज होती हैं, उनको मीट आउट करने के लिए काम आती है। तो आप अगर ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। The term net working capital refers to difference between the current asset minus current liability. Yes, ये तो net working capital के बारे में पूछ रहा है। net working capital क्या होता है? net working capital current asset minus current liability ही तो होता है। मैंने अभी बताया आपको, current asset minus current liability। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। Conservative working capital strategy calls for high level of current asset in relation to sales। ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। वर्किंग कैपिटल की 3 अप्रोचेज होती है। अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक होती है एग्रेसिव अप्रोच, एक होती है मॉडरेट अप्रोच, एक होती है कंजर्वेटिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच में हम वर्किंग कैपिटल जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे कम रखते हैं, यानी रिस्की अप्रोच होती है। जितनी रिक्वायर्ड उससे कम कैपिटल लेके हम काम चलाते हैं। मॉडरेट में जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी वर्किंग कैपिटल लेके हम काम चलाते हैं, और कंजर्वेटिव में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल हम अपने पास रखते हैं। तो कोई रिस्क नहीं उठाते हैं, यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं रिक्वायरमेंट से। तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। तो 3 अप्रोचेज होती है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी में अप्रोच में हम करंट असेट में ज्यादा पैसा लगा के रखते हैं, हाई लेवल ऑफ करंट असेट रखते हैं? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आंसर होगा इसका बी। ठीक है जी, तो 18 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया। आगे चलते हैं। हाँ जी, 19 क्वेश्चन देखिए। ट्रेड क्रेडिट क्या है? ट्रेड क्रेडिट यानी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की बात करते हैं। और क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। थोड़े समय के लिए आपको उधार मिल जाती है। हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस सोर्स होता है फाइनेंस का। तो 19 का आंसर होगा बी। तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाता है और आपको थोड़े समय में इसको चुकाना होता है। कोई इसमें फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं होती, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। 20 question. Factoring is a method of financing whereby a firm sells its trade debts at a discount to a financial institution. The statement is correct. हमने पढ़ा हुआ है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है? फैक्टरिंग एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बिजनेसमैन अपने डेटर्स किसी दूसरे को बेच देता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, और उसको उससे पैसे ले लेता है। तो फैक्टरिंग का ये जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। बी इज द राइट आंसर। नाउ 21 क्वेश्चन पे आते हैं। A factoring arrangement can be both with recourse as well as without recourse. Yes, दो प्रकार की फैक्टरिंग होती है। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग की बात करें तो रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, ये दो प्रकार की होती है। फर्क इतना ही है कि बैड डेट्स कौन बियर करेगा। बिजनेसमैन ने अपने डेटर्स फैक्टर को दे दिए, अब उससे होने वाले बैड डेट्स कौन बियर करेगा? बिजनेसमैन बियर करेगा या फैक्टर बियर करेगा? तो ये दो प्रकार की फैक्टरिंग हो सकती है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। तो ये आंसर भी सही है, बी इज द राइट आंसर। 22. The bank financing of working capital will generally be in the following form: cash credit, overdraft, bill discounting, bill acceptance, line of credit, letter of credit and bank guarantee। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। जब आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों की जरूरत होती है तो आप बैंक के पास जाते हैं, और बैंक आपको कई प्रकार से आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ओवरड्राफ्ट के रूप में, कैश क्रेडिट के रूप में, लेटर ऑफ
क्रेडिट के रूप में, कई प्रकार से आपको बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिनका यूज करके आप अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। Trade credit may be expressed as 3/15 net 60. It means that 3% discount will be granted if the customer pays within 15 days. If he does not avail the offer, he must make payment within 60 days. Yes, ये ट्रेड क्रेडिट टर्म है, हम डिस्कस, आपने ये पढ़ा हो रिसीवेबल मैनेजमेंट में, तो ये टर्म आपने जरूर पढ़ी होगी। इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है कि कस्टमर को ऑफर दिया जाता है कि अगर वो 15 दिन में दे देगा पेमेंट तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। 3/15 15 दिन में पेमेंट कर देगा तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। नेट 60, अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो फिर उसके पास मैक्सिमम टाइम कितना है पेमेंट करने के लिए? 60 दिन। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, तो बी इज द राइट आंसर। और 24, द टर्म नेट 50 implies that the customer will make payment. नेट 50 का मतलब है ये टाइम पीरियड दिया गया है कस्टमर को, इतने दिन मैक्सिमम टाइम दिया गया, इतने दिन में उसे पेमेंट करना होगा। पहले भी कर सकता है, 50वें दिन भी कर सकता है, लेकिन 50वें दिन के बाद नहीं कर सकता। तो आंसर है पेमेंट उसे करना होगा बट नॉट लेटर देन 50th डे। ट्रेड क्रेडिट इज ए सोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट यानी क्रेडिटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। William J. Baumol model of cash management determine optimum cash levels where the carrying cost and transaction cost are minimum. Of course, विलियम जे बोमोल आपको बताता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस के बारे में, और ऑप्टिमम कैश बैलेंस अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट यानी उसे रखने की कॉस्ट, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कैश विड्रॉ करने की कॉस्ट, ये मिनिमम हो जाती है, इक्वल भी होती है और इन टोटलिटी मिनिमम भी होती है। मिलर और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट, ये कैश को मैनेज करने का और अच्छा कंट्रोल तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस के साथ साथ उसकी अपर और लोअर लिमिट भी फिक्स कर देते हैं। तो जो ए आंसर है इसका वो सही होगा। 28, द टर्म कोर करंट असेट वाज कोइन्ड बाय। कोर करंट असेट, जब वर्किंग कैपिटल के फाइनेंस की बात आती है तो उसके लिए हम बैंक के पास जाते हैं, और बैंक को कितना फाइनेंस करना चाहिए उसके लिए आरबीआई ने टंडन कमेटी अपॉइंट की थी, जिन्होंने बैंक के द्वारा वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस की जाने वाली मैक्सिमम लिमिट के बारे में बताया था कि कैसे उनको फाइनेंस करना चाहिए। वहीं पर कोर करंट असेट के बारे में बताया था। कोर करंट असेट क्या होती है? ऐसी करंट असेट जो परमानेंट नेचर की होती है, परमानेंटली बिजनेस में रखी जाती है, जैसे कि मिनिमम कैश बैलेंस, मिनिमम स्टॉक। तो ये जो टर्म है ये टंडन कमेटी से हमें पता चला। 29, the concept of operating cycle refers to average time which elapses between acquisition of raw material and the final cash realization. This statement is correct. बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल मतलब बिजनेस एक्टिविटीज जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वापस उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाती है। सबसे पहले हम कैश से हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स से फिर हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, और डेटर्स से कुछ समय बाद हमें कैश मिलता है। तो ये कैश से हमने बिजनेस चालू किया और वापस हमें कैश रियलाइज हो गया। ये साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। ये दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया एकदम सही है। Which of the items of inventory are classified according to the value of uses? The technique is known as, अगर आपको ध्यान हो तो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में हाई वैल्यू के स्टॉक रखे जाते हैं, और बी कैटेगरी में मॉडरेट वैल्यू के स्टॉक रखे जाते हैं, और सी कैटेगरी में लोअर वैल्यू के स्टॉक रखे जाते हैं, और अकॉर्डिंगली उनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी जो बनाई है इसको हम एबीसी एनालिसिस बोल देते हैं। तो आंसर इसका होगा 30th का, दैट इज सी।
Yes, 31. Which of the following is not an assumption of the capital asset pricing model? CAPM मॉडल, CAPM मॉडल की कौन सी assumption नहीं है? कौन सी assumption नहीं है? The capital market is efficient. Yes. जो CAPM मॉडल है उसकी जो assumption है उसमें बकायदा ये बात डिस्कस हुई है कि कैपिटल मार्केट जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए. इन्वेस्टर डिसीजन आर बेस्ड ऑन सिंगल टाइम पीरियड, बिल्कुल ये भी अजम्पशन है. इन्वेस्टर लैंड और बोरो एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि सीएपीएम में तो आर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का यूज हुआ है. इन्वेस्टर डू नॉट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क इन रिटर्न, ये अजम्पशन उनकी नहीं है. तो हम बोल सकते हैं 31 का जो आंसर होगा वो डी होगा. 32, गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5%, market return 10%, cost of equity 15%. Now you have to find out beta. Beta find out करना है. CAPM मॉडल में के निकालने का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF. अब इस क्वेश्चन में आपको के दिया हुआ है 15, RF दिया हुआ है रिस्क फ्री रेट 5, बीटा आपको दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा. मार्केट रेट आपको दिया हुआ है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2, बीटा आएगा 2 इज द राइट आंसर. Now 33, which of the following cost of capital requires to adjust tax? Which of the following cost of capital requires to adjust tax? टैक्स का एडजस्टमेंट कौन सी कॉस्ट निकालते समय होता है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर. तो आंसर होगा डी. कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालते समय हम उसे आफ्टर टैक्स करते हैं. Now 34, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ कोर्स. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जब भी हम एडिशनल फंड रेज करते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल हम रेज करते हैं, उस पर जो कॉस्ट आती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड. 35, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट मे बी बेस्ड ऑन. वेट जो है वो किस पर बेस्ड हो सकता है? जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो कैपिटल का जो वेट लेते हैं वो मार्केट वैल्यू पे बेस्ड हो सकता है, बुक वैल्यू पे बेस्ड हो सकता है, टारगेट वैल्यू पे बेस्ड हो सकता है. तो आंसर होगा डी. 36, a company's cost of capital is the average cost of all sources of finance. जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो सारे सोर्सेज उसके फाइनेंस में इंक्लूड करते हैं. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर, लोन सब इंक्लूड करते हैं और सबकी कॉस्ट हम निकालते हैं. नाउ 37, which of the following statement is false in the context of explaining the concept of capital structure of a firm? आपको कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है. फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है. इट रिजेंबल्स द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग. It resembles the arrangement of the various parts of a building. In relation to it, the relation between equity and debt. It represent the relation between fixed asset and current asset. Combination of various long-term sources. क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? कैपिटल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए फॉल्स स्टेटमेंट. It resembles the arrangement of various part of a building. The relation between equity and debt, ये सही है. कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेब्ट को हम देखते हैं. It represent relation between fixed asset and current asset, ये भी सही नहीं है. Combination of various long term sources, ये सही है. तो बी और सी तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट. और ए और डी इसमें लग रहा है कि ए और डी, ए में मेरे हिसाब से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए और डी जो है ये दोनों फॉल्स स्टेट, ए और सी सॉरी, ए और सी जो है दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है. क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इक्विटी, डेब्ट, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं.
Now, assumption of MM hypothesis of the capital structure do not include the following. MM थ्योरी जो है, MM थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर की जो MM थ्योरी है, उसमें जो assumption ली गई है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा? देखिए क्वेश्चन पूछा है डू नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा? कैपिटल मार्केट आर इम्परफेक्ट। एमएम ने assumption ली है कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, तो आंसर वही हो गया। ये assumption नहीं है, एमएम में assumption ली है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ तो इम्परफेक्ट बोला है, तो ये पहला ही इसका जो है वो आंसर हो गया। 39 फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं सबको हम इंक्लूड करते हैं उसमें, ऑल फाइनेंशियल सोर्सेज। यस, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट्स इज यूज्ड फॉर, किस लिए हम EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम एग्जामिन कर सकें कि ईपीएस का रिजल्ट क्या होगा डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान में। डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान की बात करें तो क्या रिजल्ट होगा ईपीएस का एट वेरियस ईवीआईटी लेवल्स, तो उसके लिए हम ये चार्ट बनाते हैं। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मींस, कैपिटल स्ट्रक्चर में तो सब चीजें आ जाती है, लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है, प्रेफर्ड स्टॉक भी आ जाता है, इक्विटी स्टॉक भी आ जाता है, तो डी इज द राइट आंसर 41 का। 42 market value are often used in computing the weighted average cost of capital because weighted average cost of capital हम क्यों जानना चाहते हैं और मार्केट वैल्यू पे क्यों जानना चाहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बुक वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं, हम बुक वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? ये आपको करंट कॉस्ट बताता है। तो ये जब आप शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात करेंगे, उस गोल की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये मार्केट वैल्यू एकदम फिट बैठता है, कंसिस्टेंट होता है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको ये करंट सिचुएशन आपको ये बताता है। एक कंपनीज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? जब आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होगी, और वो मिनिमम होगी तो आपका जो अर्निंग है वो ज्यादा होगा, तो बी इज द राइट आंसर। 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल? गॉर्डन मॉडल की अजम्पशन की बात करें तो रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, केई ग्रोथ रेट से ज्यादा होना चाहिए, इक्विटी फर्म होनी चाहिए पूरी की पूरी, तो ऑल ऑफ द वो ये सही है, सारे गॉर्डन मॉडल के अजम्पशंस हैं। What should be the optimum dividend payout ratio when R is 15% and KE 12%? जब R KE से ज्यादा हो, जब R KE से ज्यादा हो तो ऐसी फर्म को हम बोलते हैं ग्रोथ फर्म। और ग्रोथ फर्म के बारे में क्या कंसेप्ट है? डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए डिविडेंड। ए इज द राइट आंसर। Now 46, which of the following is the irrelevant theory? देखिए डिविडेंड डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो हमने वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, लिंटर मॉडल, ये सब पढ़े हुए हैं। इनमें एमएम मॉडल जो है वो इररिलेवेंट है, केवल वही मॉडल है जो आपको ये बोलता है कि डिविडेंड देने से प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। डिविडेंड देना है या ना देना इररिलेवेंट है, दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केवल एमएम जो है वो इररिलेवेंट थ्योरी है। If company's DP ratio is 60% and ROI is 16%, what should be the growth rate? अगर आपको ध्यान हो तो growth rate निकालने का फॉर्मूला होता है B into R. B is what? Retention ratio. B is the retention ratio. Retention ratio क्या होता है? डिविडेंड देने के बाद क्या बचा? यहाँ पे डीपी रेशियो आपको दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, तो रिटेंशन रेशियो क्या होगा? 40% यानी 0.4। और रेट आर क्या है? आर क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रेट ऑफ रिटर्न, तो दैट इज 16%, तो 0.16। इसको अगर आप करते हैं तो
0.064 आएगा ये। इसको परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 6.4% आएगा, 6.4%, 6.4%। तो आंसर इज डी। If the shareholders prefer regular income, how does this affect the dividend decision? रेगुलर इनकम प्रेफर करते हैं शेयर होल्डर। देखिए बहुत सारे फैक्टर है जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। उनमें से एक है कि शेयर होल्डर क्या चाहता है। अगर शेयर होल्डर रेगुलर इनकम चाहता है तो उसे डिविडेंड पे करना पड़ेगा, आपको हर साल आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो अगर शेयर होल्डर रेगुलर इनकम चाहते हैं तो डिविडेंड डिसीजन में क्या होगा, आपको पेमेंट करना होगा डिविडेंड का, हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड आपको देना होगा। विच ऑफ द लिमिटेशन ऑफ लिंटर मॉडल इज, आपको लिंटर मॉडल की लिमिटेशन बतानी है। लिंटर मॉडल में एक तो एडजस्टमेंट फैक्टर का जो है ये एक बहुत साइंटिफिक क्राइटेरिया से इसको कैलकुलेट किया जाता है, बहुत टिपिकल तरीका इसे कैलकुलेट करने का। और दूसरा मॉडल, आपको इस मॉडल में, लिंटर मॉडल में डिविडेंड का मार्केट प्राइस के साथ क्या रिलेशन है वो नहीं बताया गया है। बिल्कुल इसमें मार्केट प्राइस का और डिविडेंड का जो है वो कोई रिलेशन नहीं बताया गया। तो ये दोनों इसके लिमिटेशन है। तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 20,000, सेल्स 1 लाख, पीवी रेशियो 40%, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आपसे पूछा है, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है तो 1 लाख का 40%, ये तो आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। और आपको ईबीआईटी दिया हुआ नहीं, लेकिन ईबीआईटी हम कैसे निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 40,000 है, अपॉन माइनस कर सकते हैं इसमें से फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही कितना हो जाएगा, ईबीआईटी 20,000 आ जाएगा। तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन हो गया 40,000, फिक्स कॉस्ट हो गई 20,000, तो ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया 2 इज द राइट आंसर। B is the right answer. Now 51 क्वेश्चन पे आते हैं। EBIT is rupees 15 lakh, interest is 2,50,000, corporate tax rate 40%, degree of financial leverage। financial leverage आपको बताना है। financial leverage का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना है, that is given to you 15 lakh, और इंटरेस्ट आपको 2,50,000 है, तो EBT आ जाएगा 15 लाख में से 2,50,000 लेस कर देंगे, इसका मतलब 12.5 लाख आ जाएगा। तो 15 लाख में 12.5 लाख को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आएगा आंसर 1.2। तो 1.2 इज द राइट आंसर। नाउ 52, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कंप्यूट करते हैं ये तो मैंने बता ही दिया। ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास? थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।